हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का जीके इन्फो ट्यूबर पे। और फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के लेसन कर रहे हैं और लेसन नंबर 2 हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे लेसन नंबर 3। कल हमने लेसन में देखा था कि किस तरह से कंपनी है वो धीरे धीरे अपने पांव फैला रही थी और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक परमिशन ली और धीरे धीरे हर क्षेत्र पे उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया और हर क्षेत्र सिटी को कब्जे में ले लिया उन्होंने। कहीं कुशासन का आरोप लगा करके, कहीं गोद निषेध नीति लागू करके, और धीरे धीरे वो गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने शासन है वो चलाने की तरकीबें हैं वो नई नई ढूंढ रही थी। तो ये सब आज हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। तो ये देखो एक चित्र है और इसमें क्या है, जो हमने कल देखा था कि 1765 के अंदर रॉबर्ट जो क्लाइव है मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए इस फोटो के अंदर दिखाए गए हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? वही जो भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद बरी किया कि सबसे ज़्यादा धन लूट खसोट कर ले जाने वाले, जो 18 साल की एज में आए थे और उसके बाद जब वापस गए तो उनके पास इतना ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया तो आप बता नहीं सकते। तो उसके बाद आता है कंपनी दीवान बन गई। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया और इस बात की पूरी संभावना की घटना है वो मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का काम सौंपा था। और बंगाल के दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था उस टाइम में और दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। उसके लिए उसे ऐसा रास्ता ढूंढना जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे ख्याल यह भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे और समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। तो ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में ग्रामीण क्षेत्र में जो रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। और ये काम हो कैसे, अब वो सब इस लेसन के अंदर हम कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाए देखेंगे, आय के संसाधन कैसे जुटाए, कंपनी ने लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई, जो उनका मन चाहता था वो खेती कैसे कराई, वो हम देखेंगे। तो आता है आगे कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी, व्यापार के तरीके से। कभी कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर क्या हुआ, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो गया और 1865 से पहले कंपनियां ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी और अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। और जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है और कारीगर है वो गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पे चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी और इससे उनको बेचारों को घाटा हो रहा था। तो किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, तो कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में फिर क्या हुआ कि बंगाल में जो अकाल पड़ा तो उससे 1 करोड़ लोगों की है वो मौत की नींद उनको सुला दिया और इस अकाल ने लगभग क्या हुआ, 1/3 आबादी है उसमें समाप्त हो गई। उसके बाद आता है खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो यह काम किस तरह किया जा सकता था? यह काम, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, काफ़ी 20 साल तक लोग कम से कम बहस करते रहे और आखिरकार फिर कंपनी ने क्या किया, 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसने किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उन्होंने किया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई गई जो राशि वो स्थायी रूप से तय कर दी गई और इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि उसे एक स्थायी हो गया ना तो उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, फिर एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया। अंग्रेजों को लगता था कि इससे नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन के सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की आय बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ये देखो चार्ल्स कॉर्नवालिस है जिसमें स्थायी बंदोबस्त लागू, उसमें यही भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद आते हैं बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का क्या कथन है।
अब समस्या क्या आई, मगर स्थायी बंदोबस्त ने समस्या भी पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत है वो बदल चुके थे और बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी, स्थायी बंदोबस्त कर चुकी थी, अब ये राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें तो कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन है उसको गंवा बैठे, और जो बचे रह गए थे उन्हें बिना किसी परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते, उनमें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। तो दूसरी तरफ गाँव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान का जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित भी नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता और अगर लगान नहीं चुका पाता तो उससे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। महल क्या है? महल एक गाँव का समूह होता है और ब्रिटिश दस्तावेजों में महल एक है वो राजस्व इकाई थी। उसके बाद ये देखो, इसमें ये क्या कहते हैं, कोलब्रुक। बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का क्या कथन है? बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत क्या होते हैं, जो जमींदार जिनकी ज़मीनें होती हैं, खुद खेती नहीं करते थे, वो औरों को पट्टे पे ज़मीन दे देते, पट्टे मतलब ठेके पे, और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच टी कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयां की कि बटाई की भारी शर्तें, बटाई के जो हिस्से में जो ज़मीन आती है उसकी शर्तें, मवेशियों मतलब अपने पशु जो पाल के रखे उन्होंने, वो बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने का भी पूरा हक नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में वो क्या करेंगे? दिल लगाकर काम कैसे कर सकेंगे? न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो आगे क्या हुआ, एक नई व्यवस्था आई। उसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि अब स्थायी बंदोबस्त लगा तो दिया लेकिन उसमें वो नहीं कर सकते, उससे थोड़ी जमींदारों की हालत वो सुधर रही थी। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है? उनको खर्चा और चाहिए था। तो फिर क्या हुआ, जो पहले मैंने बताया था, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी बनी थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उनके लिए होल्ट मैकेंजी नाम का एक जो अंग्रेज था, उन्होंने नई व्यवस्था तैयार की। नई व्यवस्था कौन सी थी? 1822 में जिसे लागू किया गया। और मैकेंजी का विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गाँव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए गाँव को। और उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गाँव गाँव का दौरा किया, जमीन की जांच की भी कैसी ज़मीन है, खेतों को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया और गाँव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गाँव या समूह को महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश है वो रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने उस कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया स्थायी बंदोबस्त 1793 में और ये 1822 में, और किसने किया? मैकेंजी ने। तो मुनरो व्यवस्था क्या है आगे? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, कौन थे ये? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू की गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। अब नई व्यवस्थाएं लागू तो हो गई, उन होने के महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं भी दिखाई देने लगी। तो ज़मीन से होने वाली जो आमदनी है वो बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। तो रैयत क्या कर रहे थे? गाँव से भाग रहे थे। जिनकी ज़मीन थी वो लोग भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका उल्टा। लोग जमीन छोड़ छोड़ के भागने लगे और गांव के गांव खाली हो गए।
यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने ये भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पे पूरा जोर दिया। कौन सी खेती पे? अफीम और नील की खेती पे पूरा जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में बोलते थे पटसन बो, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की इनकी खेती आप करो। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। अब वो कौन से तरीके हैं वो हम इसमें देखेंगे। अब इसमें देखो ये चित्र नंबर, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? जी हाँ। तो चित्र नंबर 5 और 6 में देखो ये सूती कपड़े के ऊपर ये कलमकारी छापा है और ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध इंग्लैंड के अंदर मोरिस कॉटन छापा है और ये कलमकारी छापा है। ये आंध्र प्रदेश के आसपास का है। तो इसमें क्या है कि 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीरें दी गई है और बाईं तरफ की तस्वीर वो भारत में देखो मैंने बताया ना आंध्र प्रदेश के जो बुनकर हैं उनके द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे, ये होते हैं कलमकारी छापे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ये फूल वाले हैं। दोनों छापों में एक बात समान है कि दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग का मतलब नील का, इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ये रंग किस तरह से पैदा किया होगा? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के अंदर मॉरिस ने इन छापों के इस्तेमाल में इनका यूज किया और नीला रंग है वो भारत में उगने वाले नील के पौधों से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो उसके बाद है भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो देखो आपने थोड़ा सा तो देख लिया। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु है हमारी भी, उसमें भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक, ये कौन सा है? वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। और वोड पौधा के शीतोष्ण क्षेत्र में मतलब ठंडे इलाके में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने क्या किया कि अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को पसंद करते थे, उनको नीला रंग बड़ा पसंद था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग है वो बेजान और फीका होता था, मतलब थोड़ा पर्पल टाइप में था वो। 17वीं सदी तक आते आते कि यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह पर क्या हुआ? सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग हैं वो नील की खेती करने लगे। और उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में भी नील के बागान है वो सामने आ गए थे। उसके बाद ये देखो ये है बागान। बागान क्या होता है? एक विशाल खेत होता है जिसपे बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों को जिक्र किया जाता है। तो उसके बाद में आता है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। और उन्होंने फिर 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाला नील है वो दुनिया के बाज़ारों पर छा गया। 1788 में क्या हुआ? ब्रिटेन पर आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में ब्रिटेन पर आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा देखो कितना बढ़ गया, मतलब ये बहुत छा गया, तो 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक जो एजेंट थे वो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे, क्योंकि वो बहुत महंगी बिकती थी तो बहुत पैसा भी था। उसके बाद में है नील की खेती होती कैसे? तो ये कई बार ये भी पूछा जाता है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? एक निज और एक रेती। अब निज खेती की व्यवस्था में क्या होता है? बागान का जो मालिक होता है वो खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन, मतलब एक बंदा खुद करता है, एक भाड़े पे दे देता है। और दूसरा क्या था? जो ज़मीन खरीद लेते या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पे ले लेते थे और मजदूरों को काम पे लगाकर नील की खेती करवाते थे। उसके बाद में है निज खेती की समस्याएं। अब इसकी समस्याएं क्या आई? फिर बंगाल मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल है वो फैलाने में मुश्किल आ रही थी और नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी और यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत भी उनके हाथ लग पाते थे।
तो नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया तो वहाँ के किसानों को हटवा दिया और इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। तो मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती जब किसान है वो धान की खेती में व्यस्त रहते थे। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती है उसको। हलों को खरीदना, उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी समस्या। किसानों से भी हल नहीं मिलते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिसमें नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उसमें किसानों के हल बैल भी चावल की खेतों में व्यस्त रहते थे। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि आप ये चावल की खेती बंद करो। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक है वो निज खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन है वो रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। अब रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, एक सट्टा कर लेते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे और उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर पर बागान मालिकों से नगद का है वो कर्जा मिल जाता था। अब कर्जा लेने वाले जो रैयत थे उनको अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा वो काश्तकार के ऊपर ही रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता और वही चक्कर फिर दोबारा चलना शुरू हो जाता। तो ये देखो, गुलाम क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की मतलब संपत्ति होता है और गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, वो अपने मालिक के लिए उसको काम करना होता है। और ये देखो, 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया और इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पे उतर आए और उन्होंने बागान जला दी और अपने धनी मालिकों को मार डाला। और 1792 में क्या हुआ, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा है वो खत्म करी और इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीपों में नील की खेती है वो ठप हो गई। उसके बाद आता है बीघा। बीघा भी एक होता है ज़मीन का माप। जैसे किसी जगह पे एकड़ होता है, किसी जगह पे मतलब कट्ठा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। कहीं बीघा होता है, जैसे राजस्थान में बीघा है, तो ज़मीन का एक माप होता है भाई, इतनी सी भूमि को बीघा बोलेंगे आप। तो ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। उसके बाद आता है हमारा नील का उत्पादन होता कैसे था, किस तरीके से होता था। तो नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वेट्स मतलब होद में पहुंचा दिया जाता था और रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। नील के जो पौधों से पत्तियों को तोड़कर उन्हें कुंड में पहले गर्म पानी में घंटों तक डुबोया जाता और जब पौधे हैं वो थोड़ा किणमित हो जाते, मतलब तैयार हो जाते थोड़े से, तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते हैं। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता है और द्रव्य को एक होद में छान लिया जाता है और दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। फिर दूसरे होद में क्या कर देते थे, इसी घोल को हिलाकर लगातार हिलाते, पैडलों से खंगालते उसको और ये द्रव्य जब हरा हो जाता है उसके बाद नीला हो जाता तो होद में चूने का पानी डाला जाता और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ वो नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता तो द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता और नीचे जो जमी नील की जो गाद है वो नील की लुगदी है उसको दूसरे कुंड में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। और उसके बाद देखो क्या हुआ, ये चक्कर दोबारा चलता था। वो मैं बता रही थी आपको, रेती वाली बात बता रही थी। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है, बहुत मुश्किल है, कि बार बार वो कर्ज में डूब जाते हैं और वो करते क्या बेचारे, सारी ज़िंदगी काम करते रहेंगे इस तरीके से। तो उन्हें नील की जो भी कीमत मिलती वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्याएँ और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे और नील के साथ परेशानी क्या थी कि उसकी जड़ें गहरी बहुत होती और मिट्टी की वो सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम थी। अब नील विद्रोह कैसे हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार है वो कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई और रैयतों ने कसम खा ली कि वो ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, ना बागान मालिकों की लाठियालों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे।
तो ये क्या है, ये देखो एक संघर्ष वाला एक गीत है यहाँ पे, तो इसको आप पढ़ ही लेना। इसमें कुछ खास है नहीं, आने वाला कुछ नहीं है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। तो बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं के से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर क्या हुआ है, रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गाँव-गाँव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत वो बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था, उन्होंने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। तो रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। उसमें लिखा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया है, उन्होंने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है और ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश है वो कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की ओर जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान है वो सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया और इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती वो रैयतों के फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वो मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वो चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। मतलब आयोग ने ये बोला फिर। तो इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन है वो धराशायी हो गया, दरा दराया रह गया उनका। उनके बाद जो बागान है वो मालिक बिहार पे ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, मतलब नकली जो आर्टिफिशियल होते हैं वो बनाए जाने लगे केमिकल वगैरह से। इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। कब लौटे थे वो? 1915 जनवरी में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। तो 1917 में महात्मा गांधी का इस दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो सबसे पहला दौरा इनका यही था 1917 में। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। तो हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह से दिए। शीटन कौर नील आयोग के अध्यक्ष है, वो क्या कहते हैं, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला बोलता है, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले क्या कहते, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? तो हाजी मुल्ला कहते, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं। हाजी मुल्ला ने ये जवाब दिए। देखो, कल्पना कीजिए कि आप लोग नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। WS शीटन कार आपसे पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती पर जवाब कर सकते हो? आपका जवाब क्या होगा? एक सोचने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है। उसके बाद अन्यत्र आता है, वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन कैसे आया? तो 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरेबियाई द्वीपों का दौरा किया था तो और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। ये तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है और इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वोट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है और 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये देखो, ये नील बनाने का काम, ये चित्र के अंदर। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयार करे। तस्वीर में बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पे नजर रख रहे हैं। ये देखो, बीच के अंदर खड़े हैं, ये खड़े हैं यहाँ पे। तो ये सब है इसके अंदर। तो ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट और बस इसके अंदर तो यही है, रैयत क्या होते हैं और महाल क्या है और रैयती क्या है, निज क्या है। तो ये खेती होगी, जैसे रैयतों की ज़मीन पे खेती होगी और बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पे खेती है तो वो निज है। अगर रैयती है तो रैयतों की ज़मीन पे खेती है। महाल है वो क्या है, ग्राम का समूह है। और रैयत क्या होते थे, किसान होते थे। तो बस यही है इसके अंदर। तो आज का ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल पे नए हो तो, और कोई कमेंट वगैरह हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और नेक्स्ट लेसन के साथ हम कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।